जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। क्या ईवीएम मशीन टैंपर हो सकती है? क्योंकि देखिए, जब भी इलेक्शंस आते हैं तो ये जो टॉपिक है काफ़ी सुर्खियों में आ जाता है। और अभी लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं, इसलिए टॉपिक फिर से काफ़ी डिबेटेबल हो गया है। और सब तरफ यही चर्चा चल रही है कि क्या ईवीएम मशीन टैंपर हो सकती है। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली मैंने ट्विटर अकाउंट भी खोला है, तो आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। उस पर जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहेंगे वो मैं शेयर कर दिया करूँगा। उसी के साथ साथ वीडियो अपडेट जो है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा ट्विटर अकाउंट भी, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, हमारे संविधान ने जो यहाँ के नागरिक है, भारतीय नागरिक, उन्हें सुप्रीम बताया हुआ है। अब यहाँ पर जो भारतीय नागरिक है उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी रिस्क है, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम। अब बैंकिंग सिस्टम जो है वहाँ पर काफ़ी रिस्क होती है कि अगर वहाँ पर कोई हैक कर लेता है तो लोगों के पूरे पैसे जो है वो कहीं जा सकते हैं। उसी तरह जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है वहाँ पर भी काफ़ी रिस्क होता है, क्योंकि वहाँ पर हम हमारे कार्ड डिटेल्स डालते हैं, हमारे अकाउंट डिटेल्स डालते हैं, तो वहाँ पर भी अगर कोई हैक होता है, वहाँ पर भी अगर कोई फ्रॉड होता है तो हमारे पूरे पैसे जो है वो ख़त्म हो सकते हैं। उसी तरह ईमेल अकाउंट है, वहाँ पर भी काफ़ी कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ें हैं वो हम शेयर करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आया था कि जो पीएमओ अकाउंट है वहाँ का जो ईमेल है वो हैक हो चुका है और वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर लीक हो रही है। तो इस तरीके से जो ईमेल अकाउंट है वो भी हैक हो सकते हैं और जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो बाहर जा सकती है, जो कि हम नहीं जाने देना चाहते। उसी बीच और एक रिस्क फैक्टर आता है जो कि है ईवीएम मशीन्स। अब देखिए, हम सरकार को चुनते हैं और सरकार जब चुनी जाती है तो वो पूरा का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर लाती है, हमारे देश को आगे बढ़ाती है, हमारे देश में डेवलपमेंट लाती है। लेकिन अगर सरकार अच्छी ना हो तो ये जो डेवलपमेंट है वो स्टैग्नेंट हो सकता है, वो रुक सकता है, हमारा देश पीछे आ सकता है। और देश पीछे आने का मतलब क्या है कि हम पीछे आ सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अच्छी तरीके से सरकार जो है वो चुन कर दे। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छी सरकार चुन कर देंगे, वो किस पर दिया गया है? तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर दिया गया है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। अब डेमोक्रेसी का जो आइडिया है वो किस पर बेस्ड है? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। उसी के साथ साथ इक्वल वोटिंग राइट्स होना चाहिए हर किसी को जो भी 18 साल के ऊपर है। उसी के साथ साथ राइट टू रिप्रेजेंट आवर सेल्फ। ये सारी चीज़ें तभी हो सकती है जब सिटीजन को ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड की जाए कि आप जिसे वोट कर रहे हो वोट उसे ही जा रहा है। ये सब चीज़ जब होगी तभी हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो अभी भी अस्तित्व में है। तो देखिए, जो वोटिंग पैटर्न है ये हमेशा इवॉल्व होते रहता है, ये हमेशा ट्रांसफॉर्म होते रहता है। पहले हम बैलेट पेपर में करते थे, मतलब एक जो पेपर होता था उसे हम डब्बे में डालते थे और फिर काउंटिंग जो है वो की जाती थी। अब हम ईवीएम मशीन से इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पर एक मशीन होती है और उसमें बटन हम प्रेस करते हैं जिसे हमें वोट करना है और अपने आप वोट जो है उसे चला जाता है। अब ईवीएम मशीन लाई क्यों गई थी? क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये काफ़ी ईजी होता है इसे कैरी करना। उसी के साथ साथ जो काउंटिंग ऑफ वोट्स होते हैं वो भी काफ़ी इजीली हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, जब मशीन काउंट करते हैं तो 4 घंटे में जो रिजल्ट है हमें पता चल जाता है। लेकिन वही अगर बैलेट पेपर होता है तो 40 घंटे के आसपास काउंटिंग जो है वो चलती है और फिर उसके बाद हमें रिजल्ट जो है वो पता चल सकता है। लेकिन देखिए, ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स आए हैं ईवीएम मशीन को लेकर पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पर ऐसा पाया गया है कि जो ईवीएम मशीन है वो फ्रॉड है, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो कैंडिडेट के वोट्स है वो दूसरे को जा सकते हैं। मतलब कि ईवीएम मशीन में हैकिंग हो सकती है। तो ये जो चीज़ है काफ़ी मेजर थ्रेट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को लेकर। वहीं अगर हम बैलेट पर नज़र डालते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि उनके प्रिंटिंग को लेकर, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन को लेकर वहाँ पर ह्यूज एक्सपेंडिचर लगता है, वहाँ पर लैक्स ऑफ बैलेट बॉक्सेस लगते हैं। उसी के साथ साथ जो लॉजिस्टिक इशू है वो भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, सेफ स्टोरेज का इशू आ जाता है। क्योंकि देखिए, अगर हम छोटी कोई कंट्री लेते हैं जैसे स्विट्ज़रलैंड लेते हैं तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो 8 मिलियन के आसपास है, लेकिन हमारी कितनी है वो आप खुद जानते हो। तो 8 मिलियन जो है वहाँ पर अगर बैलेट पेपर इस्तेमाल करते भी है तो इतना ज़्यादा पेपर जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसी के साथ साथ स्टोरेज ये सब में भी ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। लेकिन इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन रहने के बाद हमारे देश में कितना ज़्यादा पेपर लग सकता है वो आप सोच सकते हो। और पेपर के लिए कितने ज़्यादा जो ट्रीज़ है वो कट करने पड़ सकते हैं वो भी आप सोच सकते हो। तो ये पर्यावरण को भी दूषित कर सकता है। इसलिए जो कम पॉपुलेशन वाली कंट्रीज़ है उन्हें बैलेट पेपर पर शिफ्ट होना बड़ा आसान है। लेकिन हम अगर बैलेट पेपर पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है एनवायरनमेंट के लिए भी। और उसी के साथ साथ काफ़ी ऐसे इंस्टेंस आते हैं जहाँ पर इनवैलिड वोट जो है वो पोल किए जाते हैं, क्योंकि देखिए, जो मार्जिन दी जाती है उस पर स्टैम्प प्रॉपरली नहीं लगता है।
तो फिर उसके बाद वो इनवैलिड वोट जो है वो करार दिया जाता है। और काउंटिंग जो होती है बैलेट पेपर की, उसमें बहुत ज़्यादा वक्त चला जाता है, एक पूरा दिन भी लग जाता है या उससे भी ज़्यादा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमने शिफ्ट किया था ईवीएम मशीन पर, क्योंकि देखिए ईवीएम मशीन में ये सारी चीज़ें जो है वो इलिमिनेट हो जाती है। लेकिन ईवीएम मशीन में एक बड़ी चीज़ आती है, वो है कि ईवीएम मशीन को हम टैंपरिंग कर सकते हैं क्या, हैक कर सकते हैं क्या। क्योंकि अगर हैक कर सकते हैं तो हम कितना भी एक पार्टी को अगर वोट करते हैं दूसरी पार्टी को ही जाएगा। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने वीवीपैट इसकी भी बात की थी। इसमें क्या होता है, एक अलग मशीन होती है, उसकी स्क्रीन पर आपको एक चिट्ठी दिखाई देगी, मतलब जिसे आपने वोट किया है उसे ही वोट गया है कि नहीं वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये एक बेटर चीज़ हो सकती है, हमें ये भी पता चलेगा कि हमने जिसे वोट किया है उसे ही गया है या नहीं, मतलब ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन जब सवाल आता है कि क्या ईवीएम मशीन को हम हैक कर सकते हैं, उसमें टेम्परिंग हो सकती है, तो इस पर एक जो एक्सपर्ट है उन्होंने कुछ अपनी राय दी है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक करना है तो उसके दो रास्ते होते हैं, मतलब एक तो वायर्ड अगर डिवाइस है तो, या फिर अगर वायरलेस डिवाइस है तो अगर वायर्ड डिवाइस है तो उसे हैक करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि वायर्ड लिंक जो है वो आप लगा सकते हो कंट्रोल यूनिट को, मतलब जिसे हम ब्रेन ऑफ डिवाइस भी कहते हैं। मतलब अगर हम टेक्निकल टर्म में जाए तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसे हम कनेक्ट कर सकते हैं हमारे डिवाइस से, मतलब जो ब्रेन है वो हम कंट्रोल करेंगे एक वायर के ज़रिए। उसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगेंगे जिससे कि हम जो भी इनपुट देंगे मशीन में वही फीड होगा। मतलब कि यहाँ पर एक मशीन है और यहाँ पर ये हमारी मशीन है, तो हम इस मशीन को हमारे मशीन से कनेक्ट कर लेंगे और हम यहाँ से इनपुट देंगे, तो यहाँ अगर कुछ भी इनपुट आता है तो वो तो निगलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो हम इनपुट देंगे वही इसमें फीड होगा। तो इस तरीके से आप हैक कर सकते हो। अब देखिए, अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर आपने पीके मूवी देखी, उसमें क्या होता है, आमिर खान किसी का हाथ पकड़ते हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो सब जान लेते हैं। तो हाइपोथेटिकली हम ऐसा सोचते हैं कि आमिर खान किसी का भी हाथ अगर पकड़ते हैं तो उनका ब्रेन जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, हम ऐसा समझते हैं। तो यहाँ पर आमिर खान जो है उन्होंने मोदी जी का हाथ पकड़ा है, इसका मतलब क्या है कि आमिर खान मोदी जी का ब्रेन जो है वो कंट्रोल करेंगे, मतलब मोदी जी वही सोचेंगे जो आमिर खान चाहते हैं। मतलब आमिर खान अगर बोलते हैं कि आप कांग्रेस को वोट दो तो मोदी जी जाकर बीजेपी को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को वोट दे देंगे। तो इसी तरीके से जो वायर्ड डिवाइस है वो हैक हो सकता है। जैसे मोदी जी यहाँ पर अगर ईवीएम मशीन है और यहाँ पर कोई वायर्ड दूसरी मशीन लगाई गई है, तो ये जो मशीन है ये ईवीएम मशीन को कंट्रोल करेगी वायर्ड के जरिए, मतलब यहाँ पर कनेक्टेड रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम वायर्ड डिवाइस बनाते हैं तो अलग एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिज़ाइन करना पड़ेगा जो कि हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके ब्रेन से कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर एक अल्टरनेटिव वे क्या हो सकता है कि आर्टिफिशियली हम जो प्रोसेसर है उसे ही चेंज कर ले, उसे ही हैक कर ले। अब ये जो टेक्नोलॉजी है इसे डेमोन्स्ट्रेट किया था आम आदमी पार्टी ने दिल्ली असेंबली में। मतलब क्या है कि पूरे वोट एक बार मोदी जी ने भर दिए, तो इनका जो ब्रेन है वो निकाल कर यहाँ पर ये जो ब्रेन है वो इस मशीन को कनेक्ट कर दो। मतलब मायने क्या रखता है कि आर्टिफिशियली आपने इस मशीन में जो वोट फिट किए हैं वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दो। तो ये होता है वायर्ड तरीके से हैकिंग करना। अब दूसरा यहाँ पर आता है, अगर वायरलेस तरीके से हमें हैक करना है तो यहाँ पर हमें कोई फिजिकल कनेक्शन जो है वो देने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरीके से आमिर खान को हाथ पकड़ना ज़रूरी था, यहाँ पर हाथ वगैरह पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, फिजिकल कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर हमें कंट्रोल यूनिट जो है उसे समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमें जो कंट्रोल यूनिट है उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहना ज़रूरी है। तो अगर हमें वायरलेस लिंक के जरिए अगर डिवाइस को हैक करना है तो हमारे पास रेडियो रिसीवर का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और एक एंटीना रहेगा, क्योंकि सिग्नल हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर वायरलेस तरीके से काम हो रहा है। अब इलेक्शन कमीशन जो है उनका तो ये कहना है कि ईवीएम ऐसे किसी भी तरीके की सर्किट पे काम नहीं करता है, वो एक इंडिपेंडेंट डिवाइस है। लेकिन फिर भी अगर हम अज्यूम करते हैं कि हमने इस तरीके का कोई डिवाइस बना लिया है, इस तरीके का डिवाइस जो है वो डिज़ाइन कर लिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमारे पास आ गया है जिसे हम टेक्निकली ट्रांसीवर भी कहते हैं, जो कि काफ़ी छोटा होगा और आर्टिफिशियली इंसर्ट किया जाएगा ईवीएम मशीन में, जिससे कि हम ईवीएम मशीन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए, इस तरीके का ट्रांसीवर होता है, मतलब इतनी छोटी चिप रहेगी, वो हम ईवीएम मशीन जो है उसमें इंसर्ट करेंगे और फिर ईवीएम मशीन जो है हम जिस तरीके से चाहेंगे उसी तरीके से बर्ताव करेगी। मतलब अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज बताऊँ, अगर आपने रोबोट मूवी देखी है तो उसमें जो रोबोट होता है उसके अंदर एक रेड कलर की जो है चिप इंसर्ट की जाती है, जिससे कि वो पूरी तरीके से डैमेज करता है हर चीज़ को। तो इसी तरीके से ईवीएम मशीन में भी एक चिप डाली जाएगी, तो इस तरीके से ईवीएम मशीन जो है वो हैक की जा सकती है। लेकिन इसमें भी क्या होगा, मिलियंस ऑफ ईवीएम मशीन्स है, तो हमें जो चिप है वो भी मिलियंस में लगेंगे। और देखिए, जो टेक्नोलॉजी है ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, काफ़ी मुश्किल होती है। इस तरीके की चिप आपको कोई भी शॉप में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको प्रॉपरली डिज़ाइन करना पड़ेगा प्रॉपर हैकर से, और इसके लिए मिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च हो सकते हैं। और अगर आपको मिलियंस ऑफ चिप्स बनाने हैं तो आपको $100 of million जो है वो खर्च करने पड़ेंगे। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, आपको एंटीना भी डिज़ाइन करना पड़ेगा,
उसी तरीके से ट्रांसीवर सर्किट जो है वो भी प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी आता है कि यहाँ पर जो ट्रांसीवर सर्किट है वो मिनिचराइज किया जा सकता है, लेकिन एंटीना जो है उसे मिनिचराइज कैसे करेंगे? तो रिसेंटली अभी जो शुजा जी है उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे कि यहाँ पर रिलायंस कम्युनिकेशन जो है वो हैकिंग को प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर GSM फ्रीक्वेंसी के जो छोटे छोटे चिप होते हैं एंटीना टाइप वो इंसर्ट करने वाले EVM मशीन में। तो देखिए, अगर हम स्मॉलेस्ट डायमेंशन के GSM एंटीना भी देखते हैं तो उनकी जो रेंज है वो आती है 1 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर बाय 0.5 सेंटीमीटर। तो इतना छोटा अगर हम एंटीना देखते हैं तो ये अगर हैक भी करना है तो काफ़ी ज़्यादा लगेंगे, और अगर इस तरीके की चिप इम्प्लांट भी करना है तो उसमें आपको इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इन्वॉल्व चाहिए, जो लोग ये बनाने वाले हैं वो भी इन्वॉल्व चाहिए। इतनी सीक्रेसी मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ अगर कोई करता भी है तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि हम जो EVM मशीन है उसे ग्लास पैकेजिंग दे दे। इसका मतलब है कि अंदर जो भी इक्विपमेंट्स है वो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स भी हमें दिखाई दे कि अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है। तो अगर कोई भी सस्पिशियस वहाँ पर कंपोनेंट दिखाई देता है तो उसे निकाल सकते हैं, जिससे कि जो भी क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं EVM हैकिंग पर वो नहीं होंगे। और अगर हम पेपर बेस्ड वोटिंग पर जाते भी है तो वो तो और ज़्यादा हैक होने के चांसेस है, क्योंकि वहाँ पर देखिए बूथ कैप्चरिंग होती है। काफ़ी ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हुई है। उसी तरीके से आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन होते हैं बैलेट्स के, बैलेट पेपर जो उसकी भी हेरा फेरी होती है। अब आज के एज में जहाँ पर प्रिंटर्स और कंप्यूटर्स रेडीली अवेलेबल है, वहाँ पर जो भी हम बैलेट पेपर है उसकी हुबेहूब चित्र जो है वो निकाल सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं कपल ऑफ आवर्स में। तो डुप्लीकेट बैलेट पेपर जो है उसे प्रिंट करके अगर हम डिस्पैच करते हैं सारे वोटिंग बूथ में तो EVM से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इस तरीके से अगर एक्सपर्ट की हम मानते हैं तो EVM मशीन को टैंपरिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम करते भी है तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है, और उसी के साथ साथ अगर हम ग्लास कोटिंग लगा देते हैं EVM मशीन को तो हम छोटे से छोटे कंपोनेंट जो है वो भी देख सकते हैं और टैंपरिंग से बचा सकते हैं। वही अगर हम बैलेट पेपर देखते हैं तो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि बैलेट पेपर में हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो ना दिखाई दे। तो ये कहना था जो एक्सपर्ट है उनका। अब आपका क्या कहना है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जो एक्सपर्ट है उनकी राय से आप सहमत है या नहीं है, और अगर आपके पास कुछ और सॉल्यूशंस है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।